तरह बिना किसी भाव के काम कर रहे थे। भैया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इस गांव के लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? और इनके चेहरे इतने सफेद और डरावने क्यों हैं? भैया, यहां से चलिए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा शामू। रुको, चचा से पूछता हूँ। चचा, ओ चचा, आपका गांव तो आ गया है, आपका घर कौन सा है? रहीम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसका गला सूख गया। गाड़ी के पीछे कोई नहीं था। वो बूढ़ा आदमी हवा में वाष्प की तरह गायब हो चुका था। अरे, ये बूढ़ा कहाँ गया? वो तो चलती गाड़ी से कूदा भी नहीं। वो गायब हो गया भैया, वो इंसान नहीं था। शामू की चीख सुनते ही गांव के उन सभी अजीब लोगों ने अचानक अपना अपना काम रोक दिया। उन्होंने बिल्कुल एक साथ किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और रहीम और शामू की तरफ देखा। उनकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, सिर्फ सफेद मटमैला जिराए झाला था। शामू, सामने वाले चबूतरे पर देख। उस आदमी को देख जो ठीक उसी मुद्रा में बैठा है जैसे कोई लाश जमीन पर पड़ी हो बिछड़े। कौन भैया? उसके गले के बाईं तरफ वो कटने का गहरा निशान देख। मैं इस आदमी को पहचानता हूँ शामू। ये कौन है भैया? ये सुल्तान काका है शामू, सुल्तान काका। कौन सुल्तान काका? पिछले साल बरसात के दिनों में जिस भयानक लाश को हमने अपने हाथों से श्मशान में दफनाया था, ये वही सुल्तान काका है। शामू, हम किसी इंसानों के गांव में नहीं आए हैं। मुर्दों का गांव? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जो आदमी मर चुका है वो भला हमारे सामने कैसे? शामू, आवाज मत कर और सामने देख। वो औरत जो कुएं के पास थी वो हमारी तरफ ही आ रही है। गांव के वो सारे सफेद जाले वाली आंखों वाले लोग अब अपनी जगह पर खड़े नहीं थे। वो बहुत ही धीमी लेकिन भारी कदमों से ठेला गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे थे। उनके चलने में कोई लय नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हवा उन्हें पीछे से धक्का देकर आगे ला रही हो। उनकी आंखों में कोई इंसानियत या दया नहीं थी, सिर्फ एक खाली, मुर्दा और खौफनाक घूरन थी। भैया, वहां देखिए, दाईं तरफ वो औरत जिसने पीले रंग की एक कुर्ता ड्रेस पहन रखी है, वो कैसे धीरे धीरे रेंग रही है। और उसके ठीक बगल में एक और साया है जिसने एक सफेद रंग की प्रीमियम ड्रेस पहन रखी है। वो दोनों बिल्कुल एक ही मुद्रा में हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे किसी ने उस औरत को जानबूझकर बिल्कुल उस लड़के की तरह ही चलने और बैठने को कहा हो। ये कैसे मुमकिन है भैया? और वो चबूतरे वाला आदमी, उसे देख, वो अभी भी चुपचाप बिना कुछ बोले धीरे धीरे चाय पी रहा है हवा में। उसके हाथ में न कोई गिलास है न प्याला, फिर भी वो बार बार किसी पुतले की तरह एक ही हरकत दोहरा रहा है। ये लोग जिंदा नहीं है शामू, हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। भैया, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी घुमा शामू, जल्दी गाड़ी घुमा। हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। अपनी पूरी ताकत लगा दे। शामू ने अपने कांपते हुए हाथों से गाड़ी का लोहे का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी के पहियों ने जमीन के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमा ली हों और मिट्टी से हमेशा के लिए चिपक गए हों। भैया, ये हिल नहीं रही। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पर ये गाड़ी तो जैसे जमीन में गड़ गई है। गाड़ी को यहीं छोड़ दे शामू। अगर जान बचानी है तो गाड़ी को भूल जा और भाग। जिस रास्ते से हम अंदर आधे आए थे, उसी रास्ते पर सीधा दौड़ लगा। पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों ने अपनी ठेला गाड़ी वहीं छोड़ दी और गांव के प्रवेश द्वार की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे। लेकिन उनके साथ एक बहुत ही अजीब और खौफनाक वाकया हो रहा था। वो जितना तेज दौड़ रहे थे,
गांव का वो कच्चा रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बने वो मिट्टी के घर भी जैसे उनके साथ साथ आगे खिसक रहे थे। वे दौड़ते दौड़ते बुरी तरह हाँफने लगे। उनके फेफड़े फटने को आ गए, लेकिन वो गांव की सरहद पार नहीं कर पाए। भैया, मेरे पैरों में अब जान नहीं बची। हम इस रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? उठ शामू, हिम्मत मत हार, उठ जा। हमें रुकना नहीं है, वरना ये लोग हमें नोच खाएंगे। तभी अचानक घने कोहरे को चीरता हुआ कोई उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे वो अपनी गाड़ी में बिठाकर लाए थे। लेकिन अब उस बूढ़े का चेहरा उस लाचार और कमजोर इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम तो आज रात के मेरे खास मेहमान हो। मैं ही तो तुम दोनों को उस रास्ते से बुलाकर यहाँ लाया हूँ, और तुम मेरी पत्नी को बिना देखे ही वापस जा रहे हो। आप कौन हैं? आपने हम गरीबों को इस मुर्दों के गांव में क्यों फंसाया है? आपकी तो कोई पत्नी नहीं है, और आप तो खुद जिंदा नहीं है। हमें जाने दीजिए, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। हम तो बस अपना काम करके लौट रहे थे। जिंदा नहीं हूं? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूं, और इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं है। आज से 20 साल पहले एक भयानक महामारी ने इस गुमनामपुर गांव को घेर लिया था। एक ही रात में गांव के सारे लोग तड़प तड़प कर कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए थे। कोई नहीं बचा था, कोई भी नहीं। 20 साल पहले तो आप लोगों का अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया। उस बीमारी और महामारी के डर से कोई आसपास के गांव वाला हमें देखने या दफनाने तक नहीं आया। हमारी लाशें यहीं जमीन पर लावारिस पड़ी रहीं। किसी ने हमारा अंतिम संस्कार नहीं किया, और हमारे शरीर यूं ही मिट्टी में मिल गए। लेकिन हमारी रूहें, हमारी आत्माएं आज भी मुक्ति के इंतजार में इसी गांव की मिट्टी पर कैद हैं। हम भटक रहे हैं। तो फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया है। हमारा इस गांव से या आपकी मौत से क्या लेना देना? हाँ, तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन तुम दोनों लाशें ढोते हो। तुम मुर्दों को श्मशान और कब्रिस्तान तक पहुंचाते हो। तुम्हारे हाथों से जिसे दफनाया जाता है, वो लाश शांति से सो जाती है। हम 20 सालों से एक सही कफन और दफन के लिए तरस रहे हैं। आज तुम दोनों हमें दफनाओगे, और जब तक हमारा अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, तुम इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। बूढ़े की बात खत्म होते ही गांव के वो सारे मुर्दा लोग रहीम और शामू को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी जाले वाली धुंधली आंखें सीधा इन दोनों पर गड़ी थीं। उनके सफेद, ठंडे और सड़े हुए हाथ रहीम और शामू को दबोचने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। रहीम समझ गया कि ये मरी हुई आत्माएं अपने गुस्से, तड़प और दर्द में पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। इनसे लड़ना या डर कर भागना अब मुमकिन नहीं था। इनकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किए बिना यहां से जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। रुक जाइए, आप सब वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। रहीम की उस कड़क और भारी आवाज से वो सारे मुर्दे पल भर के लिए ठिठक कर खड़े हो गए। वो भयानक बूढ़ा आदमी भी रुककर रहीम की तरफ देखने लगा।